नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी नंद किशोर की है। पूरा नाम नंद किशोर, लेकिन लोग बाग अब छोटे नाम से उनको पुकारते थे, किशोर कह के। किशोर बिहार के रहने वाले थे। काम के सिलसिले में हरियाणा अपने गांव के लड़के और कुछ लोगों के साथ में आए थे। और वो लोग हरियाणा के गांव में अब मेहनत मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे। लेकिन जो किशोर थे ना, उनको खेतों के काम में रुचि नहीं थी। वो कुछ अलग करना चाहते थे। और उनकी अब एक तरह से जो रुचि थी ना, खेतों से अलग हटकर थी। और वो उनका दिन नहीं लगता था। कई बार अपने दोस्तों से कहा, गांव के लोगों से कहा कि नहीं, मैं खेतों में काम नहीं कर सकता। अगर खेतों में काम करना होता तो मैं बिहार में ही रहता। बिहार छोड़ के इतनी दूरी सफ़र तय करके क्यों आता। आखिरकार लोग अब उसका पूछने लगे कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। और तब किशोर कहते हैं कि नहीं, खेत के अलावा कोई भी काम मिल जाए, मुझे कोई परहेज नहीं है। और तब जो लेके आए थे लड़के, अब उनको एक ढाबा पर नौकरी दिलवा देते। और ढाबा का काम वो बड़ा राजी खुशी करने लगती। देख कर के गांव वाले सब हैरान थे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। नंद किशोर की कहानी उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा पूरा नाम तो नंद किशोर है, लेकिन मैं किशोर के नाम से जाना जाता था। आगे में आप समझ चुके हैं कि मैं बिहार का रहने वाला था। अब मेरी उम्र लगभग 24 साल की हो चुकी थी। हमारे गांव के बहुत सारे लोग हरियाणा में आकर के मेहनत मजदूरी करते थे। किसानों के पास काम करते थे, कोई और काम करता था। मैं भी उनके साथ में आ गया था। मैंने भी सोचा था कि चलो, घर से अच्छा बाहर है, 2 पैसा नगद आएगा तो हमारे घर का अब एक तरह से सुख सुविधा मिलेगी, आराम मिलेगा। और यही सोच के मैं अपने लोगों के साथ हरियाणा पहुंच गया था। लेकिन मेरी खेती के काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और तब हमारे साथियों ने अब एक रोड के ट्रक का ढाबा पर मेरी नौकरी लगा दी थी। अब वाकई में उस काम में मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं था। अब जो ट्रक ड्राइवर आते थे उनको हम ऑर्डर लेते थे, पूछते थे कि आप लोग क्या खाओगे। अब वही ऑर्डर हम रसोइयों को बताते थे। रसोइया खाना तैयार कर देता था और फिर हम उस ऑर्डर को उस ड्राइवर के खाट पर ले जाते थे। ड्राइवर बड़ा खुश हो जाता था जब उसको खाना पसंद आता था। और जाते टाइम में कुछ न कुछ हमें भी इनाम दे के जाता था। तो मुझे तो इस काम में बड़ा मज़ा आने लगा था। और थोड़े दिन में मैं हर काम सीख गया था ढाबा का। मुझे लगने लगा कि ये तो काम बहुत ही मज़ेदार है। भर पेट मनचाहा भोजन मिलता है, अच्छे कपड़े हमारे मालिक देते हैं, साफ सफाई अब उनको अच्छा लगता है। और मैं भी बड़ा खुश था। आखिरकार दिवाली आती है। और दिवाली मतलब हमारे घर की तरफ जाने का अब प्रोग्राम बन चुका था। छठ पूजा आने वाली थी और हमारे गांव के लोग चाहे कहीं पर भी रहे, लेकिन छठ पूजा में अपने गांव जरूर जाते हैं छठ पर्व मनाने के लिए। और वही हमसे कहते हैं, किशोर क्या तू अभी तैयार नहीं है गांव जाने के लिए। मैं कहने लगा, मैं तो तैयार हूं, बस मालिक कह रहे हैं कि भाई दिवाली के बाद जाना। अभी जाओगे तो मेरा काम का नुकसान अब हो जाएगा। एक लड़का मंगा रहे हैं और जो लड़का आ जाएगा तो मैं भी चल पड़ूंगा, आप लोग रुको ना। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, वैसे ही ट्रेन में बहुत मारा मारी है, धक्का मुक्की है, और हम लोग जाएंगे कैसे जाएंगे कुछ पता नहीं है, टिकट मिली नहीं है। तो देखते हैं आगे जा कर के स्टेशन पर जाएंगे, कोई भी गाड़ी मिलेगी खाली सा तो हम सवार हो जाएंगे, हमारे पास तो रिजर्वेशन तो है नहीं। तब मैं मन महसूस कर रह गया था। मैं भी इनके साथ में जाना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर हमारे मालिक ने रोक दिया कि नहीं किशोर, तुम जाओगे तो मेरा काम बहुत नुकसान हो जाएगा। आखिर हमारे गांव के लोग जो आए थे मेरे साथ में, सारे के सारे दिवाली से पहले ही निकल चुके थे। मेरा मन उदास हो गया था। अब दिवाली जो थी ना, अब आ गई थी।
अब जो रौनक होना चाहिए था मेरे मन में, मेरे दिमाग में, वो सब खुशी जो थी ना, ख़त्म हो गई थी। मुझे मेरी गांव की याद बहुत सता रही थी। मैं अपने परिवार में जाना चाहता था। पैसे तो थे मेरे पास में, पैसे जो भी कमाया था मेरे पास में जमा था, मेरे मालिक के पास जमा था। अब मालिक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। एक मजबूरी थी उनकी भी। अगर लड़का टाइम से आ जाता तो मैं तो कभी का निकल जाता। लेकिन जिस लड़का को बुलाए थे दूसरे ढाबा से आ रहा था, वहाँ पर भी कोई दिक्कत परेशानी थी, तभी वो लड़का नहीं आ रहा था। मैं उदास हो गया। तब मेरे मालिक कहने लगा, अरे किशोर, तू ऐसा मुंह लटकाए क्यों बैठा हुआ है? तुझे घर जाना है ना, छठ में जाना है ना, मैं तुझे भेजूंगा बेटा, चिंता मत कर। तू ट्रेन से क्यों धक्का खाएगा? अब देख रहा है ना ट्रेन में कितने मारा मारी है। तू तो ट्रेन के अंदर भी पहुंच नहीं पाएगा। मैं कोई ऐसा इंतजाम करूंगा। तू तो जानता ही ट्रक का ढाबा है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रक है, सुबह से लेकर देर रात तक आती है, खाना खाते हैं, आराम करते हैं। मैं किसी ट्रक वाले से बात करूंगा जो बिहार जाता होगा। तुझे ट्रक में बैठ कर के मजे से अपने गांव जाना। बाकी जब मेरे मालिक कहते हैं ना, तो मेरा मन बड़ा ही खुश हो जाता है। मालिक मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मैं दिल में ही अब उनको बहुत ही पसंद करता था। अब मैं उनकी बात पर भरोसा भी करता था। वो जो कहते थे वो करके दिखाते थे। अब मैं अब समझ गया कि मैं जरूर जाऊंगा, छठ पर्व अपने गांव में ही मनाऊंगा। मैं निश्चित हो गया था। अब फिर मन लगा करके काम करने लगा। दिवाली अब चली गई थी, आई भी और चली भी गई, और मुझे बस लग रहा था कि काश मेरे पास पंख लगे होते, अब मैं उड़ करके अपने गांव चला जाता। खैर, दिवाली कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम चीज़ थी छठ का पूजा। और छठ के पूजा में हम भाग लेना चाहते थे, जो हर साल हमारी माँ करती थी, और उस पूजा में मैं शरीक होना चाहता था। अब मेरे मालिक ने बोल दिया था कि बेटा, तुझे मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा, तू चिंता मत कर। अब जो लड़ी थी दिवाली की, वो मध्यम पड़ने लगी थी। मैं देख रहा था आसपास के जो छोटे मोटे गांव थे, वहाँ पर जो अब झालर लाइटों की जल रही थी, धीरे धीरे बंद होने लगी। बहुत कम लाइटें अब रोशन हो रही थी। मेरे मन में बस ऐसा ही कभी खुशी कभी गम चल रहा था। क्या मैं सही में छठ पूजा में अपने गांव जा पाऊंगा? मुझे कभी कभी शक होता था, अगर वो ट्रक वाले ने कोई मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं लेके जाऊंगा, तब मेरा मालिक क्या करेगा? उनके पास तो अपना कोई ट्रक तो है नहीं। मैं कभी कभी सोच के उदास हो जाता था। आखिरकार वो टाइम आ चुका था जब दूसरे ढाबा से लड़का आ जाता है, तब तो मैं खुश हो जाता हूँ। अब मालिक कहते हैं, देखा ना, ये आ गया, अब तो किशोर अपनी तैयारी कर ले। अब मैं कोई ना कोई प्रबंध करा देता हूँ। और उसके बाद जो भी ट्रक आते थे, मेरे मालिक खुद उनसे मिलते थे, आप लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन जब बिहार का बात चलती थी ना, तो वो मना कर देते थे। कहते कि नहीं, हम बिहार में सीधा नहीं जाएंगे, हम घूम फिर कर जाएंगे और हमें वक्त लगेगा। कुछ तो जानबूझ कर टाल देते थे, या फिर कोई सच भी बोल रहा था। अब कहाँ तक सच कहाँ तक झूठ था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो मैं और ना तो मेरा मालिक जानता था। मैं उदास हो गया था। मेरा मालिक कहता, अरे उदास मत हो, अभी बहुत ट्रक आएंगी, अभी हमारे पास में वक्त है, तू आराम से अपने छठ जो पर्व है अपने गांव में मनाएगा किशोर। देख, मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर करता हूँ। और उसके बाद शाम के 4 बजे एक ट्रक आकर रुकता है, और ट्रक वाला, उसकी जो उम्र है लगभग 35 से 40 साल की थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। अब कपड़े लत्ते पुराने ढंग का पहन रखा था, लुंगी और बड़ा सा कुर्ता, और लग रहा था कई दिनों से नहाया तक नहीं है। अकेले ही था, उसके पास में कोई क्लीनर नहीं था, यानी असिस्टेंट नहीं था। जब मेरे मालिक उससे सवाल पूछते हैं तो कहता है, हाँ हाँ, मैं तो बिहार ही जा रहा हूँ। बात क्या है, कोई सामान भेजना है क्या? लाओ, मैं छोड़ दूंगा। तब मालिक कहते हैं, सामान तो नहीं, सवारी ले जाना है। तब वह मना करते कि नहीं नहीं, मैं सवारी नहीं बिठा सकता। मेरे मालिक कहता है कि तुम तो अकेले हो भाई, तुम्हारे पास में कोई कंडक्टर भी नहीं है, असिस्टेंट नहीं है, मेरा लड़का ले जाओ ना, आपके काम में मदद भी करेगा और आप लोग बातचीत करते हुए बिहार तक निकल जाएंगे। लेकिन वो ड्राइवर कुछ सनकी किस्म का लग रहा था मुझे। वो कह रहा है, नहीं नहीं,
मुझे अपने ट्रक में सवारी पसंद नहीं है, मैं अकेले ही ट्रक चलाता हूँ। मालिक कहने लगे, देखो आप बिहार जा रहे हो और मेरा लड़का भी बिहार जा रहा है, छठ पूजा है, आप मेरी बात को मानो ना। और तब बड़ा मुश्किल से आखिरकार वो मानता है और तब कहता है मुझसे बुला करके, तुम जाओगे? मैंने बोला हाँ। तो देखो मेरे काम में इंटरफेयर मत करना, अब तुम सवारी हो तो सवारी की तरह ही बैठना, मुझसे फालतू बहसबाजी और सवाल जवाब करने की कोशिश मत करना। मैं समझ गया ये अक्खड़ दिमाग का इंसान है, ड्राइवर तो है लेकिन अकड़ इसमें बहुत ज़्यादा है। मेरी मजबूरी थी, अब मैं क्या करता, मालिक कैसे उसको मनाया था, क्या उसके साथ में सेटिंग किया था, वो तो मुझे भी नहीं मालूम था। शुरू शुरू में तो अकड़ गया था कि नहीं नहीं, मैं अपने ट्रक में कोई सवारी नहीं बिठाता, मैं अकेले ही अब ट्रक चलाता हूँ। आखिरकार मेरे जाने का इंतजाम हो गया था। मालिक सारा मुझे पैसे देते हैं, अपनी तरफ से भी कुछ पैसे देते हैं। किशोर, ये मेरी तरफ से छठ मैया की प्रसाद खरीदना बेटा, और देख वहाँ जाकर बैठ मत जाना, छठ पूजा होते ही अब आने की तैयारी करना बेटा। ये बड़ी मुश्किल से मैंने लड़का किसी और ढाबे से मंगवाया है, वो इसको वापस भी जाना है अपने काम पर। मैं कहने लगा, मालिक आप चिंता मत करो, जैसे पूजा खत्म हो जाएगा 2-4 दिन तो अपने गांव में जरूर बिताऊंगा, और इसके बाद जैसे ही गांव के लोग मेरे वापस आने लगेंगे मैं उन्हीं के साथ में आ जाऊंगा। मालिक खुश हो गया और तब मैं ट्रक में सवार होता हूँ। ट्रक में जैसे सवार होता हूँ ना, केबिन गंदगी से भरी हुई थी, मतलब बदबू इतना आ रहा था, लेकिन मजबूरी नहीं होती ना तो उस ट्रक के केबिन में बैठ करके इतना लंबा सफ़र मैं तय नहीं करता। ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी, मेरे पास वक्त की कमी थी। अगर मैं अभी नहीं निकलता तो शायद छठ पूजा तक अपने गांव पहुंच भी नहीं पाता। लेकिन अब जो भी था, अब सब कुछ बर्दाश्त करके अब मैं चुपचाप, उसने पहले ही मुझे चेतावनी दे दी कि मेरे से बातचीत करने की कोशिश ही मत करना और ना मेरे किसी काम में दखल अंदाजी करना, मुझे पसंद नहीं है। मैं समझ गया था कि अक्खड़ दिमाग का है, इससे बोलना ही बेकार है। अब फिर मैं कंडक्टर साइड सीट पर बैठ करके खिड़की से बाहर नज़ारा देखने लगा था। हम दिल्ली पार करते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंच चुके थे। आखिरकार रात का करीब 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था और तब मुझे नींद आने लगी। और जैसे ही नींद आती थी वो मुझे घुड़क देता था, सोना नहीं, सोना नहीं, तुम सोओगे तो मैं भी सो जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें मना किया था ना, अब देखो ये गलती दोबारा मत करना। वाकई उसके आवाज़ में वो कड़क थी और जिसे मैं सहम गया। मुझे लगा कि ना, सोना भी सही नहीं है, अगर मैं सोऊंगा तो इसको भी नींद आने लगी, ये तो लंबा सफ़र तय करना है। लेकिन ना जाने मुझे क्या हुआ था, मुझे बार बार नींद आ रही थी, बार बार आंखें झपक जाती थी और वो मुझ पर नज़र रखता था और उसकी आंखें एक रोड पर रहती थी और दूसरी आंख जैसे मुझ पर टिकी हुई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था मुझे क्यों नींद आ रही है, और जैसे ही आंख बंद होती वो मुझे घुड़क देता, अरे नहीं, सुना नहीं, तुमसे बोला ना ट्रक में सोना मना है। कब तक मैं बर्दाश्त करता। मैं कहूँ ना कि नींद के मारे मेरी आंखें बोझिल हो गई थी, खुला नहीं जा रहा था। आखिरकार उस शख्स को मेरे ऊपर में दया आ गई थी। मैं तो उस वक्त यही समझा था और कहने लगा, 2 मिनट रुको, मैं ट्रक साइड में करता हूँ, कोई अच्छा सा स्थान देकर ट्रक रोकता हूँ। तुम तो मानोगे नहीं, तुम्हारे मालिक ने तो मुझे फंसा दिया एक दारू की बोतल दे करके। ओहो, तब मुझे समझ में आया ये तो अक्खड़ दिमाग का आदमी था, इतना जल्दी कैसे मान गया। मेरे मालिक ने उसको महंगी दारू का बोतल दिया था और तब जाकर के ये माना था। मेरी नींद, सच कहूँ ना कि ऐसी नींद मुझे कभी आती नहीं थी। आखिरकार वो ट्रक एक सुनसान जगह पर, अब एक जो 4 दीवारी थी और उसके पास में ट्रक रोक देता है और कहता है, देखो ट्रक में मैं किसी को सोने नहीं देता हूँ, ना मैं खुद सोता हूँ। चलो ये साफ़ सुथरा जगह है, देखो अब साफ़ सुथरा है, यहाँ पर देखो आगे स्ट्रीट लाइट भी पता नहीं जल रही है और यहाँ पर हम कुछ न कुछ इंतज़ाम करके सो जाते हैं, रात यहीं आराम करते हैं और फिर हम सुबह में चलेंगे 4 बजे के आसपास में। तब तक तुम अपनी नींद पूरी कर लो, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा
कि तुम चलती हुई ट्रक में अब नींद की मस्ती लोगे। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं समझ गया, अब मुझे यहीं पर आराम कर लेना था। अब मेरे पास में जो भी अब कपड़ा था, मैं साफ सुथरा जगह देख करके और बिछा देता हूँ। और नींद के मारे मेरी आंखें बोझिल हुई पड़ी थी। अब फिर मैं जमीन पर ही अब कुछ बिछावन लेकर के और सो जाता हूँ। मुझे गहरी नींद आ जाती है। अब इसके बाद अचानक मेरी नींद खुल जाती है। मुझे बाथरूम महसूस होता है और उसके बाद मैं उठता हूँ और तब देखता हूँ कि मेरे थोड़ी ही दूरी पर वो ड्राइवर सोया हुआ था, दरी बिछा करके। लेकिन ना तो उसकी दरी दिखाई दे रही थी और ना वो ड्राइवर था। मैं सोचा कि कहीं ट्रक के अंदर चला गया होगा, ट्रक के केबिन में जाकर सो रहा होगा। मैं बाथरूम करके आता हूँ और फिर मैं ट्रक में झांकता हूँ और तब मुझे ट्रक के अंदर दिखाई नहीं देता है। और तब सच कहूँ ना कि मैं थोड़ा डर जाता हूँ। आखिर मेरा ड्राइवर गया कहाँ पर, कहाँ चला गया, आसपास में कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अचानक मेरे बगल में सोया हुआ था, अचानक कहाँ चला गया। और जब किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, किसी औरत की, और साथ में ड्राइवर की फुसफुसाहट सुनाई पड़ती है ना, और तब मैं चौंक के देखता हूँ एक पेड़ के पीछे से आवाज़ आ रही थी। मैं कहने लगा कि ट्रक में तो हम दोनों ही थे, कोई औरत तो थी नहीं। तो ये औरत कहाँ से आ गई? इतनी रात को ये औरत कहाँ से लेके आ गया? अगर लाता भी तो यहाँ तो कोई ऐसी जगह दिख नहीं रही है, ना आसपास में कोई बस्ती है ना गांव है। तो ये औरत कहाँ से आ गई? मैं समझ गया कि कोई ऐसी औरत कहीं से लेके आ गया क्या, लेकिन ये संभव नहीं था। उस रात में आसपास में ऐसी कोई जगह भी नहीं थी। तो ये औरत कहाँ से आ गई? और सच कहूँ ना, मुझे अब उस ड्राइवर पर संदेह होने लगा कि आखिर ये औरत के साथ में कर क्या रहा है। मैं धीरे धीरे पेड़ के पास में जाता हूँ और तब देखता हूँ कि जो मेरे मालिक ने दारू का महंगा बोतल दिया था और उसको खोल करके पास में बैठी हुई 30 एक साल की आसपास की वो मुझे दिखाई दे रही थी। सुंदर सी औरत थी और वो भी दारू पी रही थी और हमारा ड्राइवर भी पी रहा था। और दोनों बात बात में मुस्कुरा रहे थे, बात बात में गले मिलते थे। अब ये प्रेम लीला देख करके मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये सुंदर औरत आई कहाँ से ट्रक में। आसपास में बस्ती तो है नहीं, ये कहाँ से आ गई भाई, कौन है? और मैं उससे उलझना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि ना भाई, इस इंसान से जितना दूर रहो उतना ही बढ़िया है। अब फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर के लेट जाता हूँ। अब मैं उसी औरत के बारे में सोचता रहता हूँ कि आखिर ये औरत आई कहाँ से, ये ड्राइवर कैसा है भाई, ये कैसा इंसान है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। मैं तो एक बार समझा था ये जिद्दी किस्म के इंसान है, लेकिन अब इसके रंग ढंग कुछ अलग ही दिखाई दे रहे थे। मैं अपने जगह पर आकर के सोने की कोशिश करता हूँ और थोड़े ही देर में मुझे नींद भी गहरी आ जाती है। अब इसके बाद जब मुझे कुछ दबाव महसूस होता है ना, तब मेरी आंखें खुल जाती है। और जो मैं आंखें खोल कर देखता हूँ ना, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं सपने की दुनिया में हूँ। मैं सपना देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ जिस औरत को मैं उस ड्राइवर के साथ में दारू पीते हुए, जफिया पाते हुए, प्रेम करते हुए देखा था, वही औरत मेरे सीने पर सवार है और मेरे को बाहों में भर रखी है। मुझे लगा कि ये सपना है और मैं खामखा इस सपने के अंदर में पड़ गया। मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब सीने पर दबाव और वो कुछ हरकत ऐसी कर रही है मेरे साथ में, तब मुझे एहसास होता है कि नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये तो हकीकत है प्यारे, हकीकत है किशोर। ये तेरा कोई सपना नहीं है। अपने आप को मैं जैसे मन में समझाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं नहीं, ये सपना अपना कभी हो ही नहीं सकता है, ये तो हकीकत तेरे साथ में चल रही है, जल्दी से अपने आप को बचा। और वही मैं धकेलने की कोशिश करता हूँ, हटो, मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाती। ना जाने मुझे क्या हुआ था, और जैसे ही वो मेरे को काबू में कर लिया था। मैं लाख कोशिश करता हूँ उस औरत को अपने ऊपर से हटाने का, लेकिन वो तो एकदम जैसे मेरे ऊपर में कोई जादू
टोना कर रखी थी। ना तो मेरे गले से आवाज़ निकल पा रही थी और ना मैं उसको अपने ऊपर से हटा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर लिया था और तब वो मुझे आप एक तरह से धमकाने लगी, शांत रहो, शांत रहो, जो मुझे करना है मैं करके चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश किया तो मैं सारे तेरे बदन का खून पी जाऊंगी। जब वो बोलती है ना तो मेरी तो आवाज़ पहले ही बंद थी, अब पूरे शरीर में झुरझुरी होने लगती है। उसकी अचानक जो सुंदर आंखें थी ना, जो मैं उसको देख रहा था, अचानक उसमें कुछ रोशनी सी नजर आती है। जब मुझे धमकाती है कि मैं तेरा सारा खून निचोड़ लूंगी, पी जाऊंगी। और तब मैं उसकी आंखों को देखता है तो आंखों का रंग बदल जाता है। और तब मुझे एहसास होता है कि नहीं, ये इंसान तो हो ही नहीं सकती, ये इंसान नहीं है, ये कोई चुड़ैल है। चुड़ैल भी ऐसी नहीं होती है, ये आई कहाँ से? जरूर कोई और शक्ति है। अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं बचूंगा नहीं। और तब तक वो मुझे बेहोश कर देती है अपनी शक्ति के द्वारा, या ना जाने कैसे। अब फिर मैं बेहोशी की दुनिया में पड़ा रहता हूँ। अब इसके बाद जब मुझे आँख खुलती है ना तो वही ड्राइवर साहब मुझे उठा रहे थे। ओ लड़के, चलना नहीं है क्या? चलना नहीं है क्या? तब मेरी आंखें खुलती है। अपने आप को देखता हूं ना तो मैं एकदम जैसे मेरे तन पर आधा कपड़ा है और आधा है नहीं। जबकि मैं ऐसा सोता नहीं था, ना अपने शर्ट कभी उतारता था ना बनियान उतारता था। मैं अपने आप को देखता हूं ना, एकदम मैं डर जाता हूं। सब कुछ मुझे याद आ जाता है कि मेरे साथ में हुआ क्या था। मैं भयभीत हो जाता हूं। लेकिन वो ड्राइवर साहब मुझे धमका रहे थे, कह रहे थे चलना है तो चल भाई, ना तो मैं तुझे यहीं छोड़ दूंगा। सुबह हो चुकी है, 4 बज चुका है, कितनी बार मैं तुझे आवाज दे चुका हूं। तब मैं डर करके उठता हूं। सब जो मेरे साथ में हुआ था कुछ पल के लिए मैं भूल जाता हूं। मुझे अपने गांव की याद आती है। मैं जल्दी से अपने गांव पहुंच जाऊं, जल्दी से अपने गांव पहुंच जाऊं। और मैं अपने कपड़े जल्दी से पहन करके अब फिर मैं ट्रक में सवार हो जाता हूं। और ड्राइवर जैसे पहले था अब फिर हो चुका था। वो मेरे से कोई बातचीत नहीं कर रहा था। मैं उससे कुछ बताना चाहता था जो मेरे साथ में हुआ था और जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। उससे पूछना चाहता था कि ड्राइवर साहब, ये औरत, सुंदर औरत आपके ट्रक में कैसे आई? उसके साथ में आप क्या कर रहे थे? और वो औरत मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। मैं सब कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मैं जब उसकी तरफ देखता था ना तो हिम्मत नहीं पड़ती थी, डर जाता था। खड़ूस किस्म के इंसान था, कब क्या उल्टा सीधा बोल दे मैं समझ सकता था। और आखिरकार मैं चुपचाप रह जाता हूँ, डरा हुआ, बिल्कुल जैसे मैं उसी के भरोसे में अब चल रहा हूँ। खैर, अब यात्रा चलती रहती है और फिर दोपहर में खाना खाने के लिए ढाबे पर रुकता है। मैं वहाँ पर भी अब उससे कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे झिड़क देता है। कहता है जल्दी से खाना खा लो और फिर ट्रक में आके बैठ जाना। और मैं भी जल्दी से आ रहा हूँ खाना खा करके। लेकिन वो ढाबे के सामने नहीं, ढाबे की पिछले साइड में जाता है। और तब मैं समझ गया कि कुछ न कुछ बात जरूर है। ये अलग ही ड्राइवर है। सारी दुनिया तो सामने खा रही है, ये ढाबे के पीछे क्यों जा रहा है? ढाबे के पीछे का रहस्य क्या है? मैं अब जाने को सोचता हूँ, लेकिन डर जाता हूँ। नहीं, अब मैं इसके साथ अब झांकने के लिए नहीं जाऊँगा। और फिर भोजन करता हूँ, डरी हुई अवस्था में रहता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि आसपास में ड्राइवर हैं, मैं उनसे पूछूं ये सब हुआ कैसे? ये जो मेरे साथ में हुआ था, क्या ये क्या चीज़ हो सकता है? वो ड्राइवर जो रात में जो कुछ कर रहा था, ये कैसे संभव है? जब ट्रक में कोई औरत दिखाई नहीं दे रही है, तब ये कर क्या रहा है? कहाँ से औरत लेके आ रहा है? और वही औरत मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे लगा कि ड्राइवर उस ड्राइवर से पूछ न ले कि भाई ये सब चक्कर क्या है, मुझे तो आधे रास्ते में छोड़ के भाग जाता है। इसलिए मैं अपना मुंह सिल के रखा हुआ था। और वो पिछले हिस्से में चला जाता है। और वहाँ मैं कहूँ ना कि मैं तो खाना जल्दी से खा लिया था, लेकिन वो पूरे 1 सवा घंटे के अंदर में
आता है मुस्कुराता हुआ। अब फिर मुझे आवाज़ देता है, लड़के चल जल्दी से। मैं करूं क्या, मैं तो तैयार बैठा था। आखिरकार ट्रक के अंदर में फिर ट्रक का सफ़र शुरू हो जाता है। और जैसे अपने आप में कभी कभी बात करता है, खुद ही हंसता है और खुद ही मुस्कुराता है। जब मैं उसको देखता हूँ ना, तो मेरी तरफ घूर के देखने लगता है, जैसे कह रहा हो कि देखो मेरी बात, किसी चीज़ में दखल अंदाजी मत करना। वो पहले ही मुझे चिता दिया था। मैं तो डरा हुआ इंसान बन चुका था। आखिरकार शाम ढलने लगी। ट्रक का स्पीड और तेज बढ़ाई जा रहा था। और रात को जैसे ही 10 बजता है, अब एक सुनसान जगह पर रोक देता है। कहता है यार, यहाँ पर हम ट्रक रुकेंगे और आराम भी करेंगे। यहाँ पर देखो पानी का भी सुविधा है, सब कुछ है। यहाँ से आराम से 2-4 घंटा आराम करेंगे और सुबह में चलेंगे। सच कहूँ ना कि मैं उस जगह पर रुकना नहीं चाहता था। मुझे पता था ये अब ये क्या करने वाला है। इसके साथ में कोई न कोई औरत है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और है ट्रक के अंदर ही। मैं कई बार ऐसा महसूस किया था कि वह ड्राइवर उसी औरत के साथ में बात करके मुस्कुराता था। अब मुझे लगता था कि अपने आप बड़बड़ा रहा है। सच कहूँ ना, मुझे तो पसीने निकल गए थे जब वो बोलता है कि हम इस जगह पर रुकेंगे और 2-4 घंटा आराम करने के बाद फिर हम चलेंगे। मैं समझ गया कि कल वाला खेल फिर शुरू हो जाएगा। अब मैं फिर ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ड्राइवर साहब, आप कहो तो मैं ट्रक के अंदर अब आराम कर लूँ। तब मुझे झिड़कता है, नहीं, ट्रक के अंदर ना तो मैं सोता हूँ ना किसी को सोने देता हूँ। यहाँ आप देखो साफ सुथरा जगह है, यहाँ पर अपना चद्दर बिछाओ और सो जाओ। देखो मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना। मुझे दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे अब जीवन में ताक झाक करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम पछताओगे। और मुझे धमका करके फिर मेरे ही बगल में थोड़ी दूर पर वो भी अपना दरी बिछा करके और सोने की कोशिश करता है। मैं जानता हूँ ये एक्टिंग कर रहा, मुझे दिखा रहा है कि मैं सो रहा हूँ। और ना जाने मुझ पर अब नींद कैसे सवार होने लगी, जबकि मैं डरा हुआ था। मैं सोना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि कल वाली हालात ना हो जाए। मैं बहुत खौफ में था। और अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। आज जैसे नींद के आगोश में मैं आ जाता हूँ। कब नींद में चला जाता हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं। आखिरकार जब मुझे सीने पर वही वजन महसूस होता है जो पिछली रात का हुआ था, तब मेरी आँख खुल जाती है। वही चेहरा मुस्कुराता हुआ औरत का, और मुझे धमका रही है, आज बिल्कुल चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, शोर मत करना। मुझे जो करना है चुपचाप करने दे। अगर तूने शोर किया और कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तेरा खून पूरा शरीर से निचोड़ दूंगी, तेरी आत्मा को तेरे शरीर से बाहर निकाल लूंगी। और उसके बाद तो मेरी हिम्मत पस्त हो गई थी। मुझे लगा कि आज तो मैं बिल्कुल नहीं बचूंगा। कल ना जाने कौन सी शक्ति मुझे बचा दिया था, आज मैं बच नहीं पाऊंगा। जैसे मेरे अंतर आत्मा कह रही थी, किशोर अब तू अपने घर जा नहीं पाएगा, छठ का पर्व तू कर नहीं पाएगा, तू तेरा जीवन इसी जगह पर अंत होना है। ये जो भी शक्ति है ये तुझे खत्म कर देगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं देख रहा हूँ कि मेरे ड्राइवर साहब कहाँ हैं, लेकिन ड्राइवर साहब का ना तो दरी था ना वो मुझे दिखाई दे रहे थे। मुझे लगा कि कल वाली हालात में होंगे, दारू पी के कहीं अलग पड़े होंगे। ये जो शक्ति है, चुड़ैल है, जो भी है, मैं तो जानता नहीं था। अपनी हवस वहाँ से शांत करने के बाद अब मेरे पास में आ चुकी थी। मैं नौजवान लड़का था और अपनी हवस मुझसे भी शांत करवाना चाहती थी। मुझे तो यही लग रहा था। मैं अब जान चुका था कि आज रात तो मैं बिल्कुल बचने वाला नहीं। तभी मेरे मन में अब बस एक ही चीज़ नज़र आती है, छठी मैया, कि हे छठी मैया मुझ पर उपकार करो, इस दुष्ट से मुझे बचा लो माँ, बचा लो माँ। मैं आपके शरणों में हूँ, मुझे अपने घर पर पहुँचना है। तब मेरी आंखें बंद होती जाती है, बंद होती जाती है। फिर जब ड्राइवर मुझे आवाज़ देता है ना, तब मैं उठता हूँ। तब मैं अपने आप को कल वाली हालात में पाता हूँ। ड्राइवर कहता है जल्दी चलो, सुबह हो चुकी है, 4 बज चुका है और हम जल्दी से
पहुंचने की कोशिश करेंगे। तुम्हें भी तो घर जाना है। अब हम तुम्हारे गांव के आसपास में हैं। जल्दी से तुम्हें गांव की तरफ रोड पर उतार दूंगा। अब तो खुश हो जाओ। शायद वो मुझे देख करके सब जानता था कि मेरे साथ में क्या चल रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी, लेकिन मैं तो इतना डरा हुआ था। मुझे लगा कि मैं जिंदा बचा हूं ना तो छठी मैया की महिमा से, नहीं तो जैसे हालात मेरे ऊपर में चल रहे थे ना, मैं जिंदा बचता ही नहीं था। जैसे औरत मुझे धमका रही थी वो, कि तेरा सारा शरीर का खून निचोड़ लूंगी। खैर, मैं अपने आप को जिंदा पाया था, कम खुश नहीं था, लेकिन अंदर से डरा हुआ था। फिर मैं अपने ट्रक में बैठता हूँ और ट्रक चल पड़ता है। मैं कई बार हिम्मत करता हूँ। जो ड्राइवर साहब हैं, मेरी तरफ देख देख कर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। शायद वो सब कुछ जानते थे कि मेरे साथ में क्या हुआ है 2 रातों में, और वही सब चीज़ें याद करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ जाती थी। हाँ, कभी कभी वो चुपचाप मुस्कुराने लगते थे और फिर किसी से बात करने लगते थे। और बातें सुनकर के मुझे एहसास होता था कि वो जो भी है शक्ति प्रेतात्मा इसी ट्रक के अंदर में है, मेरे अगल बगल में ही कहीं पर बैठी हुई है। मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। आज सच कहूँ ना, मैं इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि अब मैं कैसे अपना जो उस टाइम अपने आप को संभाला था वो तो मैं ही जानता हूँ। रास्ते भर में मैं छठ मैया की बस यही एक तरह से मन्नत मांगते गया कि छठी मैया, मुझे इस ट्रक से जल्दी स्थान पर उतरवा दो ताकि मैं अपने घर पहुंच पाऊं। यही बस मांगता रास्ते भर में था। खैर, दिन हो चुकी थी और 5 बजे के आसपास में शाम को मुझे वो एक चौराहे पर वो रोक के उतार देता है। कहता है, बस यहाँ से अब कोई ना कोई तुझे साधन मिल जाएगी, इस रोड पर तू निकल जाना, अब तेरा गांव अब आ जाएगा। खैर, मैं वहाँ पहुँच करके मुझे अपने एरिया को पता था। अब मुझे बहुत अच्छा लगा उस जगह पर उतर करके कि मैं अपने एरिया में आ चुका हूँ। अब डरने वाली बात नहीं है। तब वो ड्राइवर ट्रक चलाता नहीं है, मुझे देखता है। कहता है, सुन इधर। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं पहुंच चुका था। ना जाने क्यों मैं उसके पास में चला गया। तब कहने लगा कि देख, ये बात किसी को बताना तक नहीं। जो तेरे साथ में हुआ है ना, उसको तू भूल जा। अगर तू किसी से बताने की कोशिश करेगा ना, तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। यहीं पर बैठी हुई है, तुझे देखना है। तब मैं एकदम डर गया था। मेरा शरीर कांपने लगा था। मुझे लगा कि बस यहीं चक्कर खा के गिर पड़ूंगा। जो मैं जानना चाहता था वो बात मेरी सच निकली थी। वो जो भी थी उसी ट्रक के अंदर में सवार थी। ड्राइवर मुझे धमका रहा था कि जो तेरे साथ में हुआ है ना, इसको यहीं तक भूल जाना। किसी को बताने की कोशिश मत करना कि तेरे साथ में क्या हुआ है। और इसके बाद वो ट्रक स्टार्ट करता है और फिर अपने रास्ते पर चल देता है। मैं खड़ा खड़ा वहीं कांप रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कहीं चक्कर खा के गिर तो नहीं जाऊंगा, ऐसा मेरा हालत हो चुका था। तभी मेरे गांव के लड़के आते हैं। अब मुझे पहचान लेते हैं। अरे किशोर, तू तो हरियाणा गया था ना, आ गया क्या? तब मैं बरबस मुस्कुराता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहता, हाँ भाई, बस अभी उतरा हूँ। तब उनके साथ बातचीत करते हुए अपने गांव पहुंच जाता हूँ। मैं कई बार हिम्मत किया था कि अपने परिवार से इस घटना का जिक्र करूं, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझे लगा कि वो ड्राइवर ने जो बोला है, मैं किसी को बताऊंगा तो मेरे साथ में कुछ अनिष्ट ना हो जाए। इतना मैं डर चुका था। मैं हिम्मत खो गया था। मुझ में वो शक्ति नहीं थी कि मैं अपनी दुखड़ा किसी को अपने परिवार में बताऊं। इतना डरा हुआ था। खैर, मैं छठ पूजा अब में भाग ले रहा था। छठ मैया को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था कि मैं कम से कम सही सलामत तो अपने घर पहुंच गया ना। बस मुझे तो यही तो चाहिए थी। इसके बाद सच कहूँ ना, मैं बाहर जाने का मन जो बनाया था ना, फिर टाल देता हूँ। नहीं, अपने गांव में ही रहूँगा, अपनी खेती बाड़ी करूँगा और मैं इसी में मस्त रहूँगा। आखिरकार खेती बाड़ी करते हुए मुझे बहुत आनंद लगने लगा। अब मैं सोचने लगा कि यही काम हमारे गांव के लोग दूसरे शहर में जाके करते हैं, अपने ही गांव में क्यों नहीं करते हैं।
अब मुझे तो बड़ा आनंद आने लगा उस काम में। आज धीरे धीरे मैं वो बात भूल जाता हूँ। और उसके बाद जब शादी ब्याह होता है, मेरी पत्नी आती है और हम एक दूसरे से सब पूछने लगते हैं। आखिरकार मेरे मन में जो बात है ना, अपनी पत्नी को छिपाता नहीं। अब मैं बताता हूँ कि देखो, मैं तुमसे कुछ बात छुपाता नहीं हूँ, ना छुपाऊंगा। अब मैं अपनी जो भी आप बीती थी, मेरे साथ में घटी थी, मैं अपनी पत्नी को बता देता हूँ। अब तो इस बात को बहुत साल हो चुका था। मुझे लगा कि अब मेरा वो क्या बिगाड़ पाएगी, और मेरी पत्नी मेरी बात पर यकीन नहीं करती। आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हो ना? मैं कहने लगा मजाक नहीं, ये सच बात है। मेरी पत्नी थोड़ी पढ़ी लिखी थी। कहने लगी नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आप मुझे बता रहे हो ना, आपकी मन की ये भ्रम है। या आप मेरे को झूठ मूठ की कहानी बताए हो। और वो मेरे किसी बात पर यकीन नहीं किया था। खैर, जब यकीन नहीं किया तो मैं भी दबाव नहीं डाला। लेकिन मन में शंका थी कि मैं अपनी औरत को बता दिया हूँ, कहीं मेरे साथ में कुछ बुरा तो नहीं होगा। मैं कहूँ ना, जब भी रात में कुछ आवाज़ होती थी, शोर होता था, कुछ खटका होता था, तो मुझे लगता था कि कहीं वही तो नहीं आ गई, वही तो नहीं आ गई। मैं डरा सा रहता था। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं ना, तब वो डर धीरे धीरे कम हो जाता है। तब जा कर के मैं अपने जो सबसे करीबी मित्र था, अब मैं पूरी उसकी कहानी सुनाता हूँ कि देख मित्र, मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी थी। वो मेरी बात सुन कर के खुद हैरान हो गया। कहने लगा क्या यार, तेरे पास में बस यही बात है भूत प्रेत का? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तेरे मन का अंदर का भ्रम है। अगर होता तो मुझे भी दिखाई देता ना, चल मुझे कहीं दिखा। वो भी मानने को तैयार नहीं था। अब इसके बाद मैं किसी से इस विषय में बात करना ही छोड़ दिया कि मुझे क्या पड़ी है अपनी बेइज्जती खुद कराने के लिए। इसके बाद मैं बिल्कुल शांत हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, किशोर जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी, अपनी आपीती को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ना कल की रात में, इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।